अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अच्छा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HSC प्रोफेशनल्स। आज की वीडियो में हम निबोश IG2 की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट के पार्ट 4 के ऊपर। मैंने प्रीवियस जो 3 वीडियोस रिकॉर्ड की हैं उसमें कंसेक्यूटिवली पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के ऊपर हमने बात की है। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला पार्ट 4 पे बात करेंगे रिव्यू, कम्युनिकेशन एंड चेक के बारे में बात करेंगे कि हाउ वी कैन रिव्यू द रिस्क असेसमेंट, हाउ वी कैन कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स ऑफ द रिस्क असेसमेंट एंड हाउ वी कैन चेक दैट और फॉलो अप मैकेनिज्म और रिपोर्ट हैव बीन असेस्ड और द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग और प्रिकॉशंस। तो इसके बारे में इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर चीज़ इसमें देखें तो आपको यहाँ पे 3 ब्लॉक्स दिखाई दे रहे होंगे और 3 ब्लॉक्स में 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो ब्लॉक नंबर 1 को अगर आप देखें तो ब्लॉक नंबर 1 में हमसे पूछा गया है प्लान रिव्यू डेट पीरियड विद रीजनिंग। हमने यहाँ पे रिव्यू डेट लिखनी है कि हम अपनी रिस्क असेसमेंट को कब रिव्यू करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिव्यू डेट हमेशा हमारी होती है 1 साल बाद की डेट होती है कि हमारे 1 साल बाद से मुराद ये है कि हम अपनी रिपोर्ट को कब रिव्यू करेंगे। अब आपने अपनी रिपोर्ट में 2 डेट्स लिखी होती हैं। एक होती है हमारी डेट ऑफ असेसमेंट। डेट ऑफ असेसमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं अपनी रिपोर्ट की जब पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं तो पार्ट 2 में हम जो डेट ऑफ असेसमेंट लिखते होते हैं कि हमारी रिस्क असेसमेंट कब जो है वो स्टार्ट की जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखी है अपनी डेट ऑफ असेसमेंट लिखी है, जहाँ पे पार्ट 2 में आपने एग्जैक्टली वही डेट बट उससे 1 साल आगे की जो होगी आपकी रिव्यू डेट होगी और वो आप यहाँ पे डालेंगे। जो आपने ऊपर डेट लिखी है उससे 1 साल आगे की डेट आपकी यहाँ पे आ जाएगी और वह कहलाएगी आपकी रिव्यू डेट। अब रिव्यू डेट जब आप लिखेंगे तो उसके साथ आपने इस चीज़ का ज़रूर जिक्र करना है कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पॉलिसी है। राइट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी कि आपने लिखना है कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है कि मैं अपनी रिस्क असेसमेंट को 1 साल बाद रिव्यू करूँगा, तो लिहाजा इसके लिए मैं ये फ़लाँ डेट लिख रहा हूँ। और उसके साथ आपने एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का भी लिखना है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर तो आप 1 साल बाद रिव्यू करेंगे, बट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अगर कोई वहाँ पे कोई हादसा रोनमा होता है, कोई भी ऐसी मिसहैप होता है, कोई लीगल आपके प्रोसिक्यूशन होती है आपकी, तो इन केसेस में रिस्क असेसमेंट आपकी वैलिड नहीं रहेगी। तो उस सूरत में मैं बिफोर टाइम भी आप रिस्क असेसमेंट जो है रिव्यू कर सकते हैं, मतलब 1 साल से पहले भी मैं अपनी रिस्क असेसमेंट रिव्यू कर सकता हूँ, बट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस तो वो आपने लिखने हैं। कोई एक्सीडेंट वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ होती है तो तब आप उससे पहले रिव्यू कर सकते हैं। तो ये तो आपकी आगे जी प्लान रिव्यू डेट की बात। दूसरी बात आपकी आगे जी हाउ द रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग्स विल बी कम्युनिकेटेड एंड हु यू नीड टू टेल। आप अपनी रिस्क असेसमेंट की फाइंडिंग्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन की आपने रिस्क असेसमेंट की है उसकी फाइंडिंग्स को उसको आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे और आप किसको उसके बारे में बताएंगे। तो आप इसमें बताएंगे कि भाई अपनी रिस्क असेसमेंट जो है कंप्लीट करने के बाद, उसको ड्राफ्ट करने के बाद मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग रखूंगा, जिस मीटिंग में मैं उन्हें उस रिस्क असेसमेंट की जो मोटी फाइंडिंग्स होंगी वो उनके साथ मैं डिस्कस करूंगा और उन्हें मैं बताऊंगा कि भाई किस एक्टिविटीज़ के लिए का आपको करना पड़ेगा। जो फाइंडिंग्स होंगी, जो कंट्रोल्स मैंने सजेस्ट किए हैं वो सारे मैंने एक्सप्लेन करूंगा। और उसके साथ ही साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की होंगी, जो आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं, जो आपने मतलब रिपोर्ट की पार्ट 2 में आपने लिखा है रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स लिखे हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं उन्हें भी गाइड करूँगा उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में कि उन्होंने किस तरह से उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है। तो उसको करने के बाद में एक उसका डॉक्यूमेंटेशन जो होगी उसकी वो उसकी रिटन फॉर्म के अंदर भी अपनी रिस्क असेसमेंट को मैं उनसे शेयर कर दूंगा ताकि वो उसको इंप्लीमेंट कर सकें और वो अपने उसको जो है प्रॉपर्ली कम्युनिकेट हो जाए। और फिर ऑर्गेनाइजेशन का काम है, टॉप मैनेजमेंट का काम है कि वो उसे इंश्योर करें कि हर बंदे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता हो और वो इंश्योर करें कि वो इफेक्टिवली वहाँ पे कम्युनिकेट होने के बाद इंप्लीमेंटेशन हो रही हो, तो फिर आगे उसका काम है। तो इस तरह से आपने इसमें ये चीज़ लिखनी है। तीसरी चीज़ आपके पास आगे जी हाउ यू विल फॉलो अप ऑन द रिस्क असेसमेंट टू चेक दैट एक्शंस हैव बीन कैरिड आउट। आप कैसे फॉलो अप करेंगे कि ये इंश्योर करने के लिए कि जो आपने फर्दर सजेशंस दी हैं, जो कंट्रोल मेजर्स आपने वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपने वहाँ पे लिखे हैं कि वो फॉलो हो चुके हैं, वो इंप्लीमेंट हो चुके हैं कि नहीं हो चुके, ये आप कैसे इंश्योर करेंगे। तो इसके लिए पहले तो आपने ये बताना है कि मैं अपने पास जो है रिमाइंडर लगाऊंगा। इवन आप डायरी का लिख सकते हैं, डायरी में रिमाइंडर लिखूंगा। अपने पास एक्सेल का बोल रहे मैं अपने पास शीट बनाऊंगा उसके लिए, जो भी आपने लिखना है, जो भी आपने रिमाइंडर की बात करनी है, कि मैं अपने पास पहले तो रिमाइंडर लगाऊंगा कि बिफोर टाइम मुझे वो याद दहानी करा दे कि मैंने अपनी जो है उस चीज़ को चेक करना है। मतलब आपने हर एक्टिविटी के लिए एक टाइम दिया है ना, एक टाइम पीरियड दिया है कि उस टाइम पीरियड के कंप्लीट होने से पहले मुझे एक रिमाइंडर आ जाए कि भाई कि मैंने अपनी चीज़ को चेक करना है। तो पहले तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं साइट को विजिट करके खुद वेरीफाई करूँ कि जो कंट्रोल है वहाँ पे अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। इन केस अगर वो कंट्रोल मैं वो खुद साइट को विजिट नहीं कर पा रहा तो मैं वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होगा उस एक्टिविटी के लिए उससे मैं प्रूफ मांगूंगा। प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ, प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ वीडियो और प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ ईमेल कि मुझे ऑफिशियल जो भी प्रोसीजर होगा वो करके मुझे बताए, जिससे मुझे ये इंश्योर हो जाए कि भाई वहाँ पे जो है जो इम्प्लीमेंटेशन उन चीज़ों की हो चुकी है और उनके ऊपर प्रॉपर्ली काम हो रहा है। इन केस आप साथ में ये भी रखेंगे, इन केस अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसके ऊपर टाइम कंप्लीट हो चुका है और वो काम उसके ऊपर नहीं हुआ,
तो उसके लिए मैं फिर उसकी वजह का तदारक करूँगा, मैं उसकी रूट काज फाइंड आउट करूँगा कि क्या वजह है जिस वजह से वो जो है उसके ऊपर काम नहीं हुआ, क्या वजह है कि वो जो स्पेसिफिक वो चीज़ है, वो जो आपका जो कंट्रोल था वो अप्लाई नहीं हुआ। तो उसकी मैं रूट काज को फाइंड करने के बाद मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। इफ़ अगर तो पॉसिबली अगर उसका जो है रूट कॉज है फाइनेंसिस का ना होना, तो मैं उसके जो है फाइनेंस डायरेक्टर के साथ बात करके तो उसको सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से आपने उस चीज़ को लिखना है। तो पार्ट 4 जो है बड़ा ही सिंपल है आपके रिपोर्ट का, और सारी वो चीज़ें हैं जो कोई भी इसमें टेक्निकल चीज़ तो ऐसा है नहीं है, सारी वो चीज़ें हैं जो हम खुद अपने आप से अपने बिहाफ पे लिखते हैं, तो लिहाजा इसमें ऐसा कोई एम्बिग्युइटी आपको नहीं होगी। फिर भी किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन होता है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में गाइड करूँगा। तो दैट्स ऑल अबाउट योर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का एक चीज़ इंश्योर कीजिएगा कि एक दफ़ा उसको दोबारा रिवाइज़ करें, रिव्यू करें रिपोर्ट को। कहीं भी कोई मिस्टेक आपको नज़र आती है, इवन ड्राफ्टिंग की मिस्टेक नज़र आती है, तो उनको ठीक करें, क्योंकि ड्राफ्टिंग जो है रिपोर्ट राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप में से जिन लोगों को भी रिपोर्ट राइटिंग का एक्सपीरियंस होगा तो उन्हें ये चीज़ पता है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पैक्ट करती है आपकी रिपोर्ट को वो उसकी ड्राफ्टिंग। आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए। आपका अपना जो है एरियल के अंदर लिखें आप, बेशक उसको कैलिबरी के अंदर लिखें, जिस फॉन्ट में आपने लिखना है बेशक लिखें। तो बट ये है कि ये ना हो कि एक लाइन आपकी जो फॉन्ट साइज 11 है, एक 12 है, एक 13 है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, इक्वल रखें उनको। तो अच्छी खूबसूरत लुक भी आपकी रिपोर्ट की होती है। तो प्रेजेंटेशन जो होती है वो बड़ी इम्पैक्ट करती है ड्राफ्टिंग के साथ साथ। आपकी रिपोर्ट प्रेजेंट भी अच्छे से हो, जो लिखा है आपने तो वो पढ़ने वाला उस पर इंटरेस्ट भी ले वहाँ पे। अगर ऐसी रिपोर्ट आती है सामने एसेसर की कि उसमें 1000 तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसकी, कुछ बड़ा कुछ छोटा ऐसा लिखा हुआ है, तो वो बंदा भी जो है वो तंग हो रहा था चेक करते हुए भी रिपोर्ट को। तो इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा साथ में काम करें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट करती है आपके काम को। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।